Yesterday, when I was having a one on one conversation with one of my very good students, she told me that in her pre board examination, she scored 67 out of 80. I know she has got a lot of caliber. She could have scored above 75. But the problem was that कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर उन्होंने काफ़ी लंबे आंसर्स लिख दिए थे, वर्ड लिमिट क्रॉस हो गई थी एंड ऑब्वियसली बाकी के पेपर में फिर आंसर राइटिंग के लिए उनको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम आई. देन देयर वाज अनदर स्टूडेंट, उनका भी यही कहना था कि मैम मैंने बहुत जल्दीबाजी में एंड के 6 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही हेस्टली और बहुत ही जल्दीबाजी में मैंने लिखा बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था. तो आज के टाइम पर अगर इंग्लिश के अंदर या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर जो कि बहुत लेंदी होते हैं, वेदर इट इज सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग. वी हैव स्टडीड एवरीथिंग, हमने बहुत अच्छे से रिवाइज भी किया है, बट स्टिल अभी भी बेस्ट आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं. बेस्ट आंसर लिखने के लिए ना सिर्फ 2 ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. एंड तक वीडियो देखना. जस्ट देयर आर 2 थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द बेस्ट आंसर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि सिंह, योर टीचर, एंड मैं आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ. मैं बच्चों को यहाँ पे अनअकैडमी पे 2020 से पढ़ा रही हूँ. आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड इफ़ यू विश टू नो अ बिट मोर अबाउट मी, यू कैन जस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. हमारी फ्री क्लासेस भी होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो. आप फैमिलीज ऑफ 20K एंड ऑल्सो तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट हैट्स भी डेडिकेट करते हो. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो सो दैट यू कैन गेट द फ्री क्लासेस. एंड अगर क्लास के नोट्स चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ओके, अब आज का जो मुद्दा है हमारा, उस पर आ जाते हैं. मैंने बोला 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है आपको परफेक्ट आंसर लिखने के लिए. सबसे पहली चीज़ जो है वो है मेक योर आंसर शीट लुक प्रेजेंटेबल. दैट मीन्स जब पहली बार कोई टीचर आपका आंसर शीट देखता है, इट क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन. और आप सबने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आई वुड से लास्ट इंप्रेशन इज द एवर लास्टिंग इंप्रेशन. तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपकी आंसर शीट दिखनी चाहिए. वाओ, ओके. तो अब ये तो पहली टिप है, ठीक है. रीजन मैंने तुमको बता दिया. आप कौन हो टीचर को नहीं पता. आप एक एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज बच्चे हो, आप टॉपर हो, ठीक है. आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश वीक है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका बहुत, आप उसमें एक्सपर्ट हो, आपका बहुत अच्छा होल्ड है, या फिर आपका वो सब्जेक्ट वीक है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक है, ये टीचर को बिल्कुल भी नहीं पता, राइट. तो योर सब्जेक्ट, basically even if you do not have a grip over the subject, your answer sheet is going to reflect that. Your answer sheet is your identity, and answer sheet के अंदर आप अपना presentation के थ्रू आपकी कमियां छुपा सकते हो. 100 बात की एक बात है यार, एकदम सही बात मैं यही कह रही हूँ आपको कि आंसर शीट के अंदर आप अपने वीकनेस को छुपा सकते हो अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है. नाउ सेकेंड रेसिपी जो होती है वो ये होती है बेटा कि परफेक्ट आंसर कैसे लिखें. एक परफेक्ट आंसर का ढांचा कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी. तो बस 2 ही बात याद रखनी है, एक तो प्रेजेंटेशन और दूसरा है परफेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर मिला करके बन जाता है हमारा एक परफेक्ट आंसर, जिसमें आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स आएंगे. आप कमेंट बॉक्स में खुद लिख करके बताना पूरा वीडियो देखने के बाद कि क्या आपको इससे हेल्प मिली है. ठीक है, चलो विदाउट एनी डिले हम सबसे पहली वाली बात पे आ जाते हैं कि कैसे हम अपने आंसर शीट को बना सकते हैं प्रेजेंटेबल. प्रेजेंटेबल भाई कैसे बनाया जा सकता है हमारी आंसर शीट को. ऐसा नहीं है कि तुम आज पहली बार आंसर लिख रहे हो, है ना. आंसर तो भाई हम बचपन से लिखते आ रहे हैं. क्लास 1 से हम लोगों ने आंसर राइटिंग शुरू कर दी होती है और क्लास 10 तक लिखते रहते हैं. इनफैक्ट क्लास 10 में तो इतने सारे आपके प्री बोर्ड्स भी हो चुके हैं. तो अभी प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है आंसर शीट को. सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है यार मेसी हैंड राइटिंग, राइट. वही तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है. तो अब तुम बोलोगे मैम वाई आर यू जोकिंग, कैन वी इम्प्रूव आवर हैंड राइटिंग इन 10 days, इन 15 days, बिकॉज एग्जाम के लिए उतना ही दिन बचे हैं. डेफिनेटली नो बडी कैन इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग इन 10 days, 15 days, बट एटलीस्ट वी कैन मेक इट लुक क्लीन. वी कैन मेक इट लुक क्लीन, राइट.
सो सबसे अच्छी और सबसे एक ही टिप दूंगी मैं, देखो बहुत ज़्यादा टिप्स नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि आप इंटरनेट पे वीडियो ढूंढोगे ना तो फिर 100 वीडियो मिल जाएंगे और एक के बाद एक के बाद एक देखते रहोगे, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ करनी है आपको, जस्ट ट्राई टू फाइंड द परफेक्ट पेन फॉर यू, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। एंड बेटा एक सफिशिएंट प्रॉपर गैप अगर आप मेंटेन करोगे ना, बस आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल वाओ लगेगी। वाओ नहीं भी लगे तो एटलीस्ट दिखने में सुंदर लगेगी, साफ सुथरी लगेगी, इट विल लुक नीट एंड क्लीन एंड इट विल बी लेजिबल। Okay, so that is very easy peasy tips and this is something which we can all of us can follow. ओके तो क्या करना है, एक तो पेन की ग्रिप थोड़ी अच्छी वाली यूज कर लो और एक प्रॉपर ग्रैप मेंटेन करो। ये तो हो गया सबसे पहली चीज। अगर आपको अपनी आंसर शीट प्रेजेंटेबल बनानी है, वाओ वाला इंप्रेशन देना है, तो ये तो करना ही करना है। इसके अलावा बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटी 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 सी बातें जिसको हम सब फॉलो कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है बेटा कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप रीड करोगे ना तो वहीं से तुमको एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ जाएगा, और वो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारे लिए बहुत काम की चीज है भाई, क्योंकि हम उसको करने वाले हैं कीवर्ड्स के नाम पर अंडरलाइन, हाईलाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है ना आपको कब समझ में आएगी, जब आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को करेंगे रीड। नहीं करेंगे रीड तो नहीं आएगी समझ में, ठीक है। सेकेंडली बेटा प्लीज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। नहीं तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन इज द एवर लास्टिंग इंप्रेशन। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी आंसर शीट बड़ी अच्छी दिख रही हो, लेकिन एंड तक जाते जाते यू विल जस्ट लूज ऑल द इम्प्रेशन, है ना। अच्छा इंप्रेशन जो भी बनाया होगा सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना है, और एक फॉर्मेट है IBC, जो कि मैं स्ट्रक्चर जब एक्सप्लेन करूंगी तब बताऊंगी कि ये क्या फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट में लिखो, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होएगी। देन बेटा अगर आपको आपके आंसर को बिल्कुल अलग दिखाना है बाकी बच्चों के आंसर्स से, 2-3 चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, ठीक है, जो बाकी के बच्चे नहीं करते हैं। व्हाट इज दैट, आप कुछ कोटेशंस यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि you can use appearance are deceptive sometimes, appearances are deceptive sometimes। ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, कि कई बार appearance जो है डिसेप्टिव हो सकता है, जो इंसान जैसा दिख रहा हो वो उससे अलग हो सकता है, ठीक है। यू कैन यूज अ लॉट मेनी कोट्स इन मेनी ऑफ द चैप्टर्स, उसका एक लिस्ट बना के रखो, और जब आप आंसर ऐसे कोटेशन से स्टार्ट करते हो योर आंसर विल स्टैंड आउट डेफिनेटली। सिमिलरली अगर आप कोई पोएम के अंदर आंसर लिख रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आया है, अगर आपने पोइट का नाम लिखा, जो कि ज्यादा बच्चे याद भी नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपने पोइट का नाम लिखा तो डेफिनेटली डेफिनेटली आर गोइंग टू स्कोर रियली वेल। अब देखो क्या होता है, कई बार कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं हमारे लिए, जैसे ट्रीज है, तो ट्रीज में वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट मेरे को पोएट का नाम तो याद रह ही सकता है, एड्रियन रिच। तो ऐसे जो आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं, डिफिकल्ट पोएम्स लगते हैं, उनके एटलीस्ट आप पोएट याद रखो, सो दैट उस आंसर में आप ये ट्रिक लगा कर आओगे बच्चों, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूज लिंकिंग वर्ड्स वेयर एवर पॉसिबल, इट विल बेसिकली मेक एन इम्प्रेशन दैट योर वोकैबुलरी इज गुड। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, हाउ एवर, in addition to, as well as, ठीक है, consequently, ये सारे वर्ड्स जब आप यूज करते हो ना सेंटेंसेस के अंदर, तो आपके सेंटेंस में एक वैरायटी क्रिएट होती है। हर बार हम आंसर्स एक्टिव वॉइस में ही लिखते हैं, बट ट्राई टू राइट सम सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस, so that will create a lot of variety in the sentence and that will make your answer look really unique, डिफरेंट लगेगी बाकी बच्चों के आंसर्स से, ठीक है। आप पैसिव वॉइस यूज करो, आप टेंसेस चेंज करो, तो काफी ज्यादा आपका आंसर बड़ा अच्छा हो जाता है। एंड देन डेफिनेटली ये जो इंपॉर्टेंट टर्म मुझे यहाँ समझ आया, या जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर चैप्टर के अंदर, कुछ चैप्टर के हाईलाइट्स होते हैं और कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स अगर आपको पता है, यू कैन चेंज द गेम बेटा, यू कैन चेंज द गेम इफ यू नो द कीवर्ड्स, यू कैन हाईलाइट इट। एंड द लास्ट वन इज रिवाइज, और ये रिवाइज तभी कर पाओगे तुम जब तुमने आंसर राइटिंग बहुत शांति से वर्ड लिमिट के अंदर करी होगी, तभी आपके पास टाइम बचेगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन मैथ्स का बताऊं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तो थोड़ा कैलकुलेशन करती हूँ, तो 80 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता है उसके लिए हमें मिलता है 180 मिनट्स, राइट, 3 आवर्स मिलते हैं आपको,
ठीक है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 मार्क्स के लिए आप लगभग 2.25 मिनट्स ले सकते हो। हम इसको अभी 2.25 सेकेंड्स ही तो हैं, तो हम इसको अभी कोशिश करेंगे 2 मिनट्स। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए बेटा आपको। अगर इस कैलकुलेशन से आप जाओगे ना तो आपके 160 मिनट्स के अंदर तो पेपर कंप्लीट हो जाएंगे एंड आपको मिलेगा 20 मिनट रिविजन के लिए। एंड मतलब मैं एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, क्यों कंसीडर करते हो कि तुम्हारा पेपर 3 घंटे का है? इंग्लिश में तुम्हारा पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप अच्छे से रीड कर लो। आपको कौन सा ऑल्टरनेटिव चॉइसेस वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें कंफर्म कर लो कि ये वाला मुझे करना है, ये वाला नहीं करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी बहुत ही क्लैरिटी रहेगी, टाइम बड़े अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे। 15 मिनट्स का टाइम वहाँ पे यूटिलाइज करो, कुछ कीवर्ड समझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये आंसर में तो ये कीवर्ड डाला जा सकता है, या पोएट का नाम याद आ गया तो वो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स एक बार इन्विजिलेटर से पूछ लेना, इज इट अलाउड टू राइट समथिंग इन योर पेपर विद द पेंसिल। अगर अलाउड है तो तुम लिख करके वो रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई। एक और चीज मैं बोलूंगी, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं ना बेटा, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं तो एक चीज हमें और याद रखनी होती है, विच इज, मैं यहाँ पे पेन जरा ब्लैक ले लेती हूँ सो दैट तुमको थोड़ा इजी हो जाए। जैसे सपोज करो मेरा कोई आंसर है, ठीक है, ये आंसर शीट है। अगर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो एक तो यहाँ पे मार्जिन ऑलरेडी दिया रहता है ना, आप क्या करो यहाँ पर भी एक मार्जिन पेंसिल से आपको खुद बनानी है, ठीक है। मेक अ मार्जिन ओवर हियर, ठीक है। अब ये वाला मार्जिन आप बिल्कुल भी नहीं यूज करोगे तो क्या होगा ना, यहाँ पे जब हम लिखते हैं आंसर 1 या फिर यहाँ पे लिखते हैं हम आंसर 2, तो कई बार हमारे टीचर को ना यहाँ पे मार्किंग देने में दिक्कत आती है, तो वो यहाँ पर मार्क्स के लिए प्लेस यूज कर सकता है, जो इन्विजिलेटर है, जो बेसिकली आपका कॉपी चेक कर रहा है। उसको जितनी आसानी होगी ना आपकी कॉपी चेक करने में, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज दैट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ 2 लाइन्स, या फिर लेट अस सपोज चलो 3 लाइन की है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे 2 लाइन का गैप रखोगे, ठीक है ना। 2 लाइन का गैप इसलिए क्योंकि कल को मैंने रिवाइज किया, मुझे लगा कि ये कुछ गलत है, तो यू कैन जस्ट कट इट एंड देन यू कैन राइट इट ओवर हियर। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं कोशिश करो कि वो स्टार्टिंग में ही यूज करो एक पेज का, और वो इतना ही सा पेज आप कवर करो, डोंट टेक इट टू द नेक्स्ट पेज, क्योंकि फिर वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी आपकी। आंसर जैसे सपोज करो आपका आंसर नंबर 15 है, 6 मार्क का आंसर है, तो मैक्सिमम आपको ये एक पूरा पेज लगेगा और नेक्स्ट पेज का 2-3 लाइन लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। If you are writing 2-page answer for 6 mark question, then it is absolutely wrong. Nobody will going to give you some extra marks. 6 marks की जगह 8 marks तो कोई भी नहीं देगा ना, है ना। उनको लगेगा कि आपने बस पेज भरने की कोशिश की है। जब ये एटीट्यूड आपके पेपर को चेक करने वाले टीचर के अंदर दिमाग में ये चीज आ जाती है ना कि अरे यार ये बच्चा तो बस पेपर भरने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली दे विल डिडक्ट द मार्क्स 100%. That creates इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन व्हेन यू ओवरराइट थिंग्स। जब तुम बहुत सारी चीजें लिख देते हो, एक्सेस में लिख देते हो, तो यही इंप्रेशन बनता है टीचर के दिमाग में, ये तो पेज भर रहा है ये बच्चा, ठीक है। एंड एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगी वो ये है कि कई बार बच्चे जैसे आंसर 2 में ऑप्शन ए है तो बस ऑप्शन ए लिख के आ जाते हैं। ए लिखने के बाद वो ऑप्शन को आप वापस से क्या करो, ऑप्शन ए है अगर, लेट अस सपोज, जस्ट राइट इट, वो जो भी सेंटेंस है पूरा लिख के आओ। आंसर्स वर्ड्स में नहीं लिखना है क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, हम एक वर्ड में आंसर नहीं लिख सकते हैं। यू आर सपोज टू राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस। तो ये सब तो हो गई यार प्रेजेंटेशन की बात, और ये सब मोटा मोटी हम सबको पता ही होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम परफेक्ट आंसर कैसे राइट करेंगे। तो बेटा परफेक्ट आंसर अगर आपको लिखना है ना तो आपके आंसर में होनी चाहिए 3 बात। इंट्रोडक्शन होना ही होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन होता क्या है ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान हमें रखना होता है टेंस का, ठीक है। व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री डू to prevent Tricky from the further deterioration of health? What does है तो आपका आंसर प्रेजेंट में चलना चाहिए, ठीक है।
द मिसेस पम्फ्री टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स, ये सब अगर आप लिख रहे हो, लेकिन आपको टेंस का ध्यान रखना है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। देन है आपका बॉडी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका 2 से 3 मार्क वाला क्वेश्चन है तो आप 5 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं लिखोगे, और अगर आपका 6 मार्क वाला क्वेश्चन है, यू हैव टू कंप्लीट द आंसर इन 10 to 12 लाइन्स। ठीक है, वर्ड लिमिट तो खैर दी ही होती है, और एंड में आपको कंक्लूजन भी देना है। दिस इज द परफेक्ट काइंड ऑफ आंसर। एटलीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में तो आप ये करोगे ही करोगे। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहां पर भले आप ये पूरी चीज को मेंटेन नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, वो तो हमें एटलीस्ट अच्छा लिखना है। ठीक है, तो उसमें आप ये चीज फॉलो करोगे। जैसे एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर के मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अ कैरेक्टर आर्क, कैरेक्टर आर्क क्या होता है? अच्छा, आजकल के ना क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में तो ब्लैबर्ड ही करते हैं, वो आपको समझाते हैं, क्वेश्चन का मेन पार्ट तो एंड में होता है, इसलिए केयरफुली रीड करना। A character arc is the transformation or development of character throughout a story. पूरे स्टोरी के अंदर कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है ना? And refers to the changes a character undergoes. यानी कि कैरेक्टर आर्क में क्या है, ये कीवर्ड है मेरा, केयरफुली रीड करोगे तो कीवर्ड समझ में आ जाएगा। चेंजेस अ कैरेक्टर अंडरगोज, कैरेक्टर आर्क का मतलब होता है कि कैरेक्टर का क्या क्या चेंज आया है कैरेक्टर में, स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में, और एंड ऑफ द स्टोरी में क्या क्या उसके चेंजेस आए हैं as a result of their experiences, challenges, interaction with other characters. In the light of above information, trace the character arc of the thief in the Ruskin Bonds story. रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरी है, द थीफ्स स्टोरी, उसमें से थीफ का कैरेक्टर आपको बताना है। 120 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी लिख दिया है, मेंशन किया है 120 वर्ड, तो कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, मजे के लिए थोड़ी सिर्फ लिखा है उन्होंने। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? ये 2 लाइन जो है ये इंट्रोडक्शन है। द थीफ्स कैरेक्टर आर्क इन द स्टोरी शोज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ करियर क्रिमिनल टू अ पर्सन हु लर्न्स टू ट्रस्ट एंड वर्क हार्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है? करियर क्रिमिनल से एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन बन गया है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन बन गया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे देखो, हार्ड वर्किंग ट्रस्ट वर्दी भी लिख सकते थे, टू ट्रस्ट एंड वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग, ये भी हो सकता है, हु लर्न्स टू ट्रस्ट एंड हु लर्न्स टू वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द वर्ड्स। ठीक है, तो करियर क्रिमिनल से किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रस्टवर्दी हार्ड वर्किंग पर्सन में क्रिमिनल हो गया। अब यहाँ पर हम सारे ट्रांसफॉर्मेशन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 पॉइंट्स लिख दिया भाई। अब कोई नहीं आपका नंबर डिडक्ट कर सकता, 6 पॉइंट लिखा है, बस यही तो करना है। At the story's beginning, the thief is portrayed as an experienced criminal, focused on staying ahead of the law. बस उसको क्या करना है, कानून के हाथ लंबे होते हैं तो वहां तक हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। He is initially attracted to Anil because he believes that he can exploit the young man's trusting nature. सबसे पहले वो क्या सोचता है, बहुत ही सेल्फिश होता है और सोचता है कि यार मेरे को तो आदमी मिल गया, अनिल मिल गया, उसको मैं चीट करूंगा। As the story progresses, the thief develops a friendship with Anil. तो पहले वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, बाद में उसकी दोस्ती हो जाती है। Who teaches him how to cook, write, read. This transformation of thief character reaches a climax when he is presented with an opportunity to steal money from Anil. अभी तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन क्लाइमेक्स में क्या होता है? क्लाइमेक्स क्रिएट होगा। कब क्लाइमेक्स क्रिएट होगा? जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसे चुराने की। अब देखो यहाँ पे लिंकिंग वर्ड कितना अच्छा यूज किया है, इंस्टेड। ऐसे ही हमें यूज करना है। इंस्टेड ही चूजेस टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन एंड कंसीडर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। तो लेकिन एंड में क्या होता है? टेम्पटेशन रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम अ स्टोरीज बिगिनिंग व्हेन द थीफ वाज ओनली इंटरेस्टेड इन सेल्फ गेन। तो कोशिश करता है कि यार कई सारी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है चोरी करने की, बट वो नहीं करता, अपने आप को रेजिस्ट करता है, और धीरे धीरे उसका नेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली कुछ ऐसा होता है जब वो अपने आप को रोक नहीं पाता। Although the thief has not completely abandoned his criminal ways, the fact that he hesitated to jump on the train to escape with the stolen money, that means he stole the money, shows that he has developed a moral conscience. So he could not give up his temptation. He stole the money and then he ran away, but he could not get into the train, which means that there was something, some goodness basically was created inside him,
which actually stopped him from taking away the money and from running away. So that is why he came back. तो एक moral conscience develop हो गया, criminal से एक अच्छा इंसान बन गया, ठीक है. So the story implies that the thief has realized that life of a criminal is not fulfilling. Fulfilling मतलब इतनी भाई संतुष्टि वाली जिंदगी नहीं होती है, संतुष्टता वाली जिंदगी नहीं होती है, ये समझ आ जाता है. नाउ ही इज ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर लाइफ. हो गया परफेक्ट आंसर तैयार. ठीक है, तो ये कई बार आपको ना बच्चों एक और बात बताऊंगी कि आपको कई बार ना चीजें याद भी करनी पड़ेंगी. ठीक है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे आंसर्स खुद से फ्रेम कर करके लिख रहे हो और हर बार अच्छा आंसर आ जाए. यू विल हैव टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स. इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ हर चैप्टर की थीम समरी आपको याद होनी चाहिए, सो दैट आप वो जो है ना थीम्स, एटलीस्ट थीम्स जो है आप उसको यूज कर सको आंसर के अंदर, विच विल मेक योर आंसर रियली इम्प्रेसिव. ओके, नाउ अगर आपको सच में अच्छा आंसर लिखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस. ठीक है, एवरी डे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. अब इंग्लिश के एग्जाम में टाइम नहीं बचा है हमारे पास, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है का मतलब है लेटर राइटिंग वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करना है. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट वन पेपर. अगर आज जैसे आप कर रहे हो एक पेपर, कल नहीं भी कर पाए तो नेक्स्ट डे आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो. अगर 10 दिन का टाइम है तो 5 पेपर आप सॉल्व कर लोगे 3 आवर्स में. ठीक है, वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप आ जाओ हमारे पास, अल्टीमेट वॉर जोन हमने तैयार कर रखा है. यू कैन आइदर गो फॉर बेटा एमोज. ठीक है, या फिर आप बेटा एमोज के लिए आप जा सकते हो जहाँ पे PYQ से रिलेटेड हमारा सारा का सारा टेस्ट रहेगा February 10 को 1 PM, या फिर आप मेगा मॉक टेस्ट भी कर सकते हो February 11 को 1 PM. उसके अलावा एवरी संडे वी हैव एट 1 PM टेस्ट होता ही होता है. ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगा, एनरोल कर लेना. एंड बेटा आपको अगर सपोज करो एनरोलमेंट के टाइम पे कोई कोड मांगा जा रहा है तो आप RSYT कोड लगा सकते हो, रश्मि सिंह योर टीचर. RSYT कोड मेरा भूल नहीं जाना रे. ठीक है, so we are preparing for board examination. You can also go for like every Sunday 1 PM we are having boards का mock test paper जहाँ पे आपको Amazon के 10,000 के vouchers भी मिल रहे हैं. वाओ है ना, और स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपको अगर आगे जाकर के JEE नीट के लिए प्रिपेयर करना है, 11th 12th में आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, CA के लिए प्रिपेयर करना है, यू कैन विन अप टू 90% ऑफ द स्कॉलरशिप. ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने एक टूल किट तैयार किया तुम्हारे लिए. मतलब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना जिंदगी में. उस टूल किट के अंदर बेटा आपको सारी फॉर्मूला शीट मिलेगी. आपको इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके मिलेंगे चैप्टर वाइज नोट्स और PYQs. यू कैन जस्ट स्कैन दिस QR कोड और जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दे रखे हैं. मेरा प्रोफाइल फॉलो करोगे तो फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट. यू कैन कम टू माई क्लासेज एवरी डे 12 PM पे मेरी फ्री क्लासेस होती है. वहाँ पे भी आकर के आप डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर. सो लेट्स क्रैक इट एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू प्रिपेयर रियली वेल.